हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये इस इतिहास के वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुल 90 प्रश्न कर लिए हैं। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तीनों वीडियोस के लिंक हैं, आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया गया था। जैसा आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। प्यारे बच्चों, सन 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था आप पढ़े होंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया है। बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी के तुरंत बाद सन 1765 ईस्वी में एक संधि हुई थी, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसी इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था, कंपनी को 3 जगह का, ठीक है देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके आपको लिख के भी दिया है, 3 जगह का, बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का क्या नियुक्त कर दिया गया था कंपनी को, दीवान। तो क्वेश्चन पूछा कि भैया बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया था, तो सन 1765 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 92 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार का बंदोबस्त था जो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय किसानों पर थोपा था। अब वो व्यवस्था क्या थी, उससे जो प्रश्न पूछा जाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अस्थाई बंदोबस्त किसानों के लिए बनाया गया टैक्स लेने के लिए। ठीक है, सरकार किसानों से टैक्स लेती थी, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कंपनी को एक निश्चित और अस्थाई राजस्व मिलता। ठीक है, और इसमें जमीन का मालिक जो है वो जमींदार को बनाया गया था। यानी कि जैसे कोई कृषक लोग हैं तो वो लोग जिस भूभाग पे खेती करते हैं वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसको देंगे, जमींदार को। और जमींदार जो है वो फिर उसको आगे बढ़ा के किसको देगा, ब्रिटिश कंपनी को। इसलिए इसको जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अस्थाई बंदोबस्त को, क्योंकि इसमें जो पावर था वो कंपनी ने किसको दे दिया था, वो जमींदार को दे दिया था। और जमींदार जो है वो लगान वसूला करते थे, किससे, किसानों से वसूला करते थे। किसान से हर वर्ष निश्चित कर वसूली किया जाए ऐसा नियम बनाया गया था, किनके द्वारा, कंपनी के द्वारा। और कंपनी जो है वो जमींदार पे बहुत ज्यादा दबाव बना के रखती थी। उनको एक टारगेट रहता था कि उस टारगेट यानी एक डेट फिक्स होता था, उस डेट के अंदर यदि जमींदार टोटल लगान जो है वो सरकार को नहीं पहुंचाते थे तो फिर उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, जिसकी वजह से जमींदार बहुत ज्यादा दबाव बनाकर रखते थे किसानों पर। तो किसान को किसी भी प्रकार की भूमि सुरक्षा नहीं मिली थी, क्योंकि यदि किसान राजस्व जो लगान है वो नहीं दे पाते थे तय समय पे तो जमींदार जो है वो उनसे उनकी खेती और उनकी जो जमीन है वो ले लेते थे। ठीक है, और जमींदार से वो मनमाना कर भी वसूला करते थे। कौन वसूला करते थे, जमींदार वसूला करते थे। तो इसको अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था। आपके 4 ऑप्शन है, 1770 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1792 ईस्वी या 1793 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो व्यवस्था है ये सबसे पहले कहां लागू की गई थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये सबसे पहले लागू की गई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कब, 1793 ईस्वी में, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्वेश्चन है किसने लागू किया था, तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिपन, कर्जन या क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत के गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी व्यवस्था थी जिसको महालवारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है इसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मुनरो, हाल्ट मैकेंजी या लॉर्ड रिपन। ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इससे पहले अस्थाई बंदोबस्त पड़ा जिसमें जमींदार होते थे। महालवारी व्यवस्था जब लागू किया गया तो इसमें
एक महाल नियुक्त किया जाता था, यानी कि गांव में एक मुखिया की तरह होता था, यानी पूरे गांव के समूह से वो क्या करता था, लगान वसूल करता था। इसको 1822 में लागू किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 में। इसको कब लागू किया गया, 1822 ईस्वी में। और इसमें एक और लोग का नाम आता है, एक और व्यक्ति का नाम आता है, जिनका नाम है मार्टिन बर्ड। तो इनका भी नाम जो है वो महालबारी व्यवस्था में आता है, इन्होंने भी ये थॉट दिया था, ठीक है। लेकिन हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है ये लागू किया गया था इस व्यवस्था को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा व्यवस्था था रैयतवारी व्यवस्था। इसको किसने विकसित किया, यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो रैयतवारी व्यवस्था 4 ऑप्शन है, कर्नल रीड, टॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी या लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये तीसरी व्यवस्था थी जिसमें ना तो गांव का कोई मुखिया होता था, ना तो जमींदार होता था। इसमें डायरेक्ट किसान से ही कर वसूला जाता था। ये व्यवस्था सरकार जो है वो किसान के लिए लेके आई थी, ताकि किसान से मनमाना लगान ना वसूला जाए। एक फिक्स लगान वसूला जाए, लेकिन वो लगान बहुत ज्यादा था, यानी कि किसान जितना भी उपज करेंगे उसका 1/2 भाग, 1/2 का मतलब होता है आधा भाग, आधा। यदि आपने 2 कट्ठा में खेती किया है तो 1 कट्ठा का उपज जो है वो किसको देना पड़ेगा, लगान के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा। ये सबसे पहले कहां लागू हुआ था, दक्षिण भारत में लागू हुआ था। तो रैयतवारी व्यवस्था किसने विकसित किया था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, इस दोनों ने मिलकर लागू किया था। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया था, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने। महालब्यारी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। और अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नील का जो पौधा है मुख्य रूप से किस जलवायु में उगता है, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय। तो आपको पता भी होगा कि अपना जो भारत है इसकी जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, नील के पौधे से पहले यूरोपीय कंपनी को किस पौधे पर आश्रित रहना पड़ता था। आपको पता है कि नील का पौधा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कपड़ों को रंगाने के लिए। तो नील का जो है यूरोपीय महादेश में बहुत ज्यादा मांग था, लेकिन जब नील की खेती मतलब इतना ज्यादा नील प्रसिद्ध नहीं था यूरोप में, तो वहां के लोग जो है वो किस पौधे पर आश्रित रहते थे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वोड का पौधा, याद रखिएगा, वोड का पौधा, वोड का पौधा, ठीक है। लेकिन चूंकि इससे जो रंग किए जाते थे वो रंग बहुत फीके होते थे, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं थी। जब से भारत में नील की खेती हुई और ब्रिटिश कंपनी ने इनको यहां से निर्यात करना शुरू कर दिया ब्रिटेन, तो फिर नील का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निज और रैयती किस खेती के मुख्य तरीके थे, नील, कपास, रेशम और मसाले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, नील विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है 1851, 1852, 1858 या 1859 ईस्वी। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, नील का विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। प्यारे बच्चों चंपारण कहाँ है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये बिहार में है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किस चीज के लिए हुआ था, तो प्यारे बच्चों ये नील की खेती के लिए ही हुआ था। किसके लिए हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था, ठीक है। ये वही चंपारण सत्याग्रह है जिसमें पहली बार गांधी जी जो है वो भारत का पहला सत्याग्रह बोला जाता है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। और पहली बार जो है गांधी जी बिहार में कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। तो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और 3 कठिया प्रथा जो है वो समाप्त किया गया था, ठीक है। 3 कठिया प्रथा किस सत्याग्रह के बाद समाप्त हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की ये पहली जीत भी मानी जाती है, ठीक है। 3 कठिया प्रथा का मतलब था प्यारे बच्चों की जो 20 कट्ठा का भाग होता है 1 बीघा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है उसमें किसानों को क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 3 कठिया प्रथा समाप्त हुआ था किस सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद। इसमें पहली बार गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंचे थे और इस सत्याग्रह में हिस्सा भी लिए थे। गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था और इसमें उनको जीत भी मिली थी, यानी कि अंग्रेजी कंपनी को उनके सामने झुकना पड़ा था। तो क्वेश्चन है कि कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है, 1914, 1915, 1917 और
18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी। एक और चीज यहां याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चंपारण उनको किन्होंने लाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी महात्मा गांधी को चंपारण किन्होंने लाया था? तो एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। वो एक किसान थे और पहली बार उन्होंने ही जो है महात्मा गांधी के पास जा करके बिहार के किसानों की हालत बताई थी, किस तरीके से उनको नील की खेती करने विवश किया जाता था। असल में नील की खेती होने के बाद जो वो जमीन होता था वो बंजर हो जाता था, वो जमीन किसी काम का नहीं रहता था। तो देखते देखते किसानों के पास जमीन तो था लेकिन वो खेती करने के लायक ही नहीं रहता था। तो इसलिए जो है उस समय महात्मा गांधी देश में बहुत चर्चित व्यक्ति थे। तो राजकुमार शुक्ल जो एक किसान थे वो महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने आग्रह किया था कि वो चंपारण आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी 1917 में किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल या अनुग्रह नारायण सिंह। अभी तुरंत मैंने आपको बताया राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर होगा। 102 कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। कौन सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। 103 है टोली बनाकर शिकार कौन करते थे? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, खोंड या उड़ाव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खोंड। खोंड एक जनजाति थी, ठीक है, एक जनजाति थी जो आदिवासी जनजाति थी जो टोली बनाकर क्या करते थे? शिकार किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 104 दीकू किनको कहा जाता था? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपके पहाड़ियों को, भीलों को, भील एक प्रकार के की जनजाति थी, ठीक है, आदिवासियों की, या संथालों को या बाहरी लोगों को। तो प्यारे बच्चों जो आदिवासी लोग थे वो दीकू बोलते थे बाहरी लोगों को, यानी ये वर्ड उन्होंने यूज किया था किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। जो अपने देश के बाहर से आए थे तो उनको ये लोग क्या बोलते थे? दीकू बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 105 नंबर है अंग्रेजों के अनुसार कौन सभ्य नहीं थे? 4 ऑप्शन है खोंड, संथाल, भील या उराव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनके हिसाब से जो संथाल जो संथाल जनजाति के जो लोग थे वो सभ्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं संथाल किस प्रकार की खेती करते थे? प्यारे बच्चों अस्थाई, झूम, चट्टानी या सभी। तो इसका सही आंसर होगा अस्थाई खेती करते थे। संथाल किस प्रकार की खेती करते थे? अस्थाई खेती करते थे। और जो संथाल थे वो रेशम के कीट का भी क्या करते थे? पालते थे, जिससे रेशम का उत्पादन होता था, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों, झूम खेती किसको कहते हैं? इसको एक और जनजाति थी जो पहाड़ा जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? पहाड़ा जनजाति। जो कहाँ की थी? जो बंगाल की थी। ये जो जनजाति थी ये बंगाल में रहने वाली थी। और ये जो पहाड़ा जनजाति थी वो अक्सर लगभग पहाड़ों के आसपास के एरिया में रहते थे और झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें ना एक जंगल का कोई हिस्सा को बढ़िया से काट के और वहां के पेड़ पौधों को जला दिया जाता था। जलाने के बाद जो राख बचता था उस राख को उसी खेत में, उसी जमीन पे छिड़क दिया जाता था, जिससे कि वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ होता था। और फिर इस जनजाति के लोग यहाँ पर फसल लगा के और उसको उपजाते थे। उपजाने के बाद जब फसलों की कटाई हो जाती थी तो इस हिस्से को छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते थे और सेम यही प्रोसेस वो दूसरे भूभाग यानी दूसरे जमीन पर भी अपनाते थे। यानी कि एक जगह खेती करने के बाद वो उसको बंजर छोड़ देते थे। तो इसको कौन सा खेती बोला जाता था? झूम खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बचपन में बिरसा मुंडा क्या करते थे? ऑप्शन है जंगल में घूमते थे, बकरियां चराते थे, बंसी बजाते थे, सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? तो प्यारे बच्चों एक बीमारी थी हैजा जिसके कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी और 1900 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1900। 1895 ईस्वी में इनको जेल भेज दिया गया था। 1895 में इनको क्या किया गया था? जेल भेज दिया गया था। 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? तो प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के थे। कहाँ के थे? झारखंड के। झारखंड में एक जगह था जिनको बोला जाता था छोटा नागपुर का पठार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, और बिरसा मुंडा वहीं के थे, ठीक है। और इनके साथ साथ और भी 2 जनजाति रहते थे। बिरसा मुंडा जिस जनजाति के थे उसको मुंडा जनजाति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुंडा।
इनके साथ दो और जनजाति जो है वो झारखंड में रहते थे, वर्तमान झारखंड में है, जिसको छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। संथाल और उरांव, ये दो जनजाति जो है ये भी जो है बिरसा मुंडा के आसपास रहने वाले जनजाति हैं, ठीक है। और ये लोग प्रायः क्या होते थे, कृषक होते थे। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जो संथाल है वो रेशम के कीट का पालन करते थे, जिससे रेशम का उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खोंड जनजाति क्या करते थे? 4 ऑप्शन है, कृषि, पशुपालन, शिकार, हस्तशिल्प। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। खोंड जनजाति है वो शिकार का कार्य करते थे, और ये कहाँ रहते थे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उड़ीसा में रहते थे। इसी तरीके से कुछ और जनजाति हैं प्यारे बच्चों, जैसे भील जनजाति, अगर पूछेगा ये किस क्षेत्र में रहते थे तो पश्चिमी भारत में रहते थे, ये आपको याद करना होगा। पहाड़िया, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, जो झूम खेती करते थे। और सन्यासी, ये जो जनजाति थे ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे। फिर है खासी, खासी एक जनजाति थी जो वहां कहाँ की थी? असम की। 114 नंबर, 1906 में असम में हुए वन सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, या सोंग्रम संगमा, या दीकू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोंग्रम संगमा जो है वो 1906 में जो वन सत्याग्रह हुआ था उसमें वो क्या कर रहे थे? उस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, वेदों की ओर लौटो किनका कहना था? आपके 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। 106 नंबर है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह या सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा जो है वो संथाल विद्रोह के नेता थे। किन्हें भगवान भी बोला जाता था? ऑप्शन है सिद्धू को, बिरसा मुंडा को, कान्हू को या वीर कुंवर सिंह को। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक मिल कहाँ था? प्यारे बच्चों, प्रथम आधुनिक मिल जो था वो कलकत्ता में था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सफल यानी कि ये चला नहीं था, ठीक है, ये बाद में बंद हो गया था। यदि पूछा जाए सफल मिल कौन सा था तो प्यारे बच्चों वो बंबई था, ठीक है। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। अब चूंकि यहाँ प्रथम पूछा है तो हम लोग कलकत्ता पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन वो चला ही नहीं था, तो सबसे सफल मिल जो है वो कौन सा था? बंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, आपको पता है, सबको पता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों, विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, मुख्य भारत की संस्था और संस्थापक जो है उसका एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला है, तो आप वहां से सभी संस्था और संस्थापक को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था आज का हम लोगों का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। मिलते हैं कल के क्लास में अगले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न के साथ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।